हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल आपके जो बीए फर्स्ट ईयर है उसके अंतर्गत फर्स्ट पेपर है वो भौतिक भूगोल का ही है। भौतिक भूगोल भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। उसमें से एक प्रमुख शाखा है और जिसका अध्ययन भूगोल के केंद्र को प्रदर्शित करता है। कुछ विद्वान भूगोल के दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त करने पर बल देते हैं, लेकिन जो जीव भूगोल है उसको भौतिक भूगोल से अलग करना समीचीन नहीं लगता है। और प्रारंभ में क्या था कि भौतिक भूगोल को भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन को ही भौतिक भूगोल समझा जाता रहा है, यानी कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चावच जिसमें भू आकृति विज्ञान, सागर तथा महासागर जिसमें समुद्र विज्ञान तथा वायु जलवायु विज्ञान के विवरणों का अध्ययन करता है। तो इस तरह से जो भौतिक भूगोल है उसको प्रारंभ में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही समझा जाता था। भौतिक भूगोल को विभिन्न भू विज्ञानों या प्रकृति विज्ञानों यथा मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा भू आकृति विज्ञान का समूहन मात्र समझा जाता रहा है। भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई भू विज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वय है, जो कि मनुष्य के पर्यावरण पर सामान्य प्रकाश डालते हैं। स्वयं में विज्ञान की स्पष्ट शाखा न होकर भौतिक भूगोल भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का, जिनका चयन भूतल पर स्थानिक रूप में परिवर्तनशील पर्यावरण प्रभावों की व्याख्या के लिए किया जाता है, का समन्वय है। यानी कि भौतिक भूगोल को विभिन्न भू विज्ञानों या प्रकृति विज्ञानों का समूहन मात्र समझा जाता था कि जो भू विज्ञानों के सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत है, उनका समन्वय ही भौतिक भूगोल था। वर्तमान समय में जो भौतिक भूगोल की परिभाषा वो इस तरह से है: भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, हिममंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल का व्याख्यात्मक विवेचन किया जाता है। यानी भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने के साथ साथ और उसके अंतर्गत हम स्थलमंडल, जलमंडल, हिममंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल का व्याख्यात्मक विवेचन किया जाता है, यानी इनकी सबकी व्याख्या की जाती है। इस तरह से भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के 5 संगठक जो मंडल है उनका व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसे कि स्थलमंडल, जलमंडल, हिममंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल का। वर्तमान समय में भौतिक भूगोल अन्य भूविज्ञानों से चयनित विषयों का समन्वय एवं समूहन मात्र नहीं है, बल्कि ये भौतिक पर्यावरण और मानव के पारस्परिक क्रियाओं के जो प्रतिरूपों का अध्ययन करता है, जो कि अन्य विज्ञानों में नहीं होता है। तो इस तरह से भौतिक भूगोल है वो मानव और पर्यावरण, जो भौतिक पर्यावरण है के पारस्परिक जो क्रियाएं हैं उनके प्रतिरूपों का अध्ययन करता है। भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में भौतिक भूगोल पर्यावरणीय तत्वों के स्थानिक प्रतिरूपों का तथा स्थानिक संबंधों का प्रादेशिक परिवेश में अध्ययन करता है तथा भूतल पर इन प्रतिरूपों के प्रादेशिक प्रारूपों के कारणों की व्याख्या भी करता है, और साथ ही साथ स्थान तथा समय परिवेश में पर्यावरणीय तत्वों के परिवर्तनों की व्याख्या तथा उनके कारणों का अध्ययन करता है। जो भौतिक भूगोल के अध्ययन का केंद्र है, मूल केंद्र है, वो है पृथ्वी पर स्थित जीवमंडल, जो वायु, स्थल तथा जल का आवरण है, जिसमें वनस्पति तथा प्राणी जगत का जीवन संभव हो पाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम उन सभी भौतिक तत्वों एवं कारकों का अध्ययन करते हैं जो जीवमंडल के जीवों के लिए सुयोग्य वास्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। यानी कि भौतिक भूगोल सेम कोई चीज़ है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम सभी का अध्ययन करते हैं, जिसमें मेन जीवमंडल है, जिसमें वायु भी आता है, स्थल भी आता है, जल भी आता है और जीव भी आ गया है। तो इसमें
वो जीवमंडल है जिसमें वनस्पति तथा प्राणी जगत का जीवन संभव हो पाता है। इस तरह से भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो भौतिक तत्वों एवं कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह जीवमंडल की गुणवत्ता भौतिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती है तथा भौतिक पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों, बलों तथा ऊर्जा द्वारा निर्धारित होती है। इस तरह से पृथ्वी की जो ठोस सतह है जीवमंडल के लिए आवासीय या वाष्य क्षेत्र प्रदान करती है और पृथ्वी के जो अंतर्जात बल है वो भूतल पर बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं या स्थलाकृति पर विविधता लाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण करते हैं। वहीं पृथ्वी के बाह्य ठोस सतह से जीवमंडल के लिए पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ वायुमंडल एक तरफ तो जीवमंडल को आवश्यक तत्व है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देते हैं, दूसरी तरफ भूतल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु का निर्माण भी करते हैं। वायुमंडल जनित अर्थात बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा वायुमंडल तथा भूमंडल के मध्य ऊष्मा तथा जल का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से एक तरफ भौतिक पर्यावरण जीवमंडल में वनस्पति तथा प्राणी जगत के जीवन रूपों को प्रभावित तथा नियंत्रित करता है, तो दूसरी तरफ मानव भी अपने क्रियाकलापों द्वारा इन भौतिक पर्यावरणों में परिवर्तन तथा परिमार्जन प्रस्तुत करता है। तो अब स्पष्ट है कि वर्तमान समय में भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जीवमंडल के क्रमबद्ध अध्ययन तथा उसके मध्य पारस्परिक क्रियाओं एवं अंतर संबंधों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान में हम पढ़ेंगे कि ग्लोब के स्थलमंडल के उच्चावचों, उनके निर्माणक प्रक्रमों तथा उनके एवं मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखो इसमें सभी आ गए कि इस ग्लोब के उच्चावच जितने भी पर्वत, पठार, झील, मैदान सभी हैं, इनके निर्माणक प्रक्रमों तथा मानव यानी कि ये स्थल रूप और निर्माणक प्रक्रम है, उनके और मानव के जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें जियो यानी अर्थ, मॉर्फी यानी फॉर्म, लॉगस यानी डिस्कर्स। तो इस तरह से भू आकृति विज्ञान मुख्य रूप से स्थल रूपों का अध्ययन है और इसके अंतर्गत भूपटल एवं सागर नीतल के विभिन्न रूपों, उनकी उत्पत्ति तथा ऐतिहासिक विकास के व्याख्यात्मक विवरण का अध्ययन किया जाता है। अब जो उच्चावच है उनको 3 श्रेणियों में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं उसके अंतर्गत महाद्वीप और महासागरीय बेसिन को सम्मिलित करते हैं, इनके वितरण, वर्तमान प्रारूप तथा उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न रचनात्मक जो स्थलाकृतियां हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी श्रेणी के जो उच्चावच है या तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच है, इसके अंतर्गत जो बहिर्जात प्रक्रमों यानी कि वायुमंडल से उत्पन्न जल, सरिता, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिम नदी, हिमानी द्वारा अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकारिकी, उत्पत्ति एवं विकास का गहन अध्ययन किया जाता है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो हम भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संरचना के बारे में, फिर महाद्वीप और महासागरीय बेसिनों के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पर्वत कैसे बने, पठार, मैदान, झीलें, फिर तृतीय श्रेणी के उच्चावच है उनके बारे में पढ़ेंगे, किसमें, भू आकृति विज्ञान में। नेक्स्ट आता है समुद्र विज्ञान। तो पृथ्वी का जो धरातल है उसके 70.8% भाग है उस पर सागरीय जल से आवृत है और इस जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं और इस जलमंडल या सागरों के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं और इसके अंदर जलमंडल के भौतिक एवं जैविक पहलुओं तथा उनकी जटिलताओं का वर्णन तथा व्याख्या को सम्मिलित किया जाता है। एक थे जे प्राउडमैन के अनुसार समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय जल की विशेषताओं तथा जैविक पहलुओं के संदर्भ में गतिकी एवं ऊष्मागतिकी के मौलिक नियमों का अध्ययन किया जाता है।
इसमें देखो मुख्यतः क्या होता है कि इसकी जो समुद्र विज्ञान है उसमें हम सागर से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि सागर नितल का भी अध्ययन करेंगे आगे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत। उसके उच्चावच किस तरह हैं सागर नितल के, वो भी पढ़ेंगे हम। फिर उनकी लवणता, तापमान, निक्षेप, ज्वार भाटा, उसकी गतियाँ, महासागरीय धाराएं, प्रवाल भित्तियाँ, इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय जो भूविज्ञान तथा सागरीय भू आकृति विज्ञान, भौतिक समुद्र विज्ञान, रासायनिक समुद्र विज्ञान, जीव समुद्र विज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। सागरीय भूविज्ञान एवं भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत देखो क्या शामिल करते हैं हम, महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी क्रस्ट तथा मैंटल की संरचना तथा रूप, सागरीय निक्षेप की विशेषताएं तथा वितरण, सागरीय स्थल रूपों की विशेषताओं एवं उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। फिर भौतिक जो समुद्र विज्ञान है उसके अंतर्गत हम उसकी तरल अर्थात जल की गतियाँ, जैसे सागरीय लहरें हैं, धाराएं हैं, ज्वार भाटा है, सुनामी, ये सभी, और जल के भौतिक गुणों जैसे कि तापमान, दबाव, लवणता, घनत्व, संपीड़नात्मक का अध्ययन किया जाता है भौतिक समुद्र विज्ञान, यानी कि उसकी गतियाँ और भौतिक गुणों का हम अध्ययन करते हैं भौतिक समुद्र विज्ञान में। और जो रासायनिक है उसमें तो हम वही करेंगे, इसकी लवणता किस तरह से, भौतिक गुणों की जो भी है। जीव समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय जो पादपों तथा प्राणियों के विचरण, उनकी विशेषताएं, वितरण प्रतिरूपों तथा उनके आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है। और आधुनिक तकनीकी विकास के साथ सागर नितल में खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण तथा विध्वंस का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। तो इसका भी अध्ययन जो समुद्र विज्ञान है उसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये था समुद्र विज्ञान। अगला आता है जलवायु विज्ञान। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं और इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं के मौसम तथा जलवायु का क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो देखो इसमें दो शब्द आए, मौसम और जलवायु। तो मौसम क्या होता है कि लघु समय के जो हम कहें कि अल्पकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनको हम मौसम कहते हैं, और दीर्घकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनको हम जलवायु कहते हैं। तो इस तरह अल्पकालीन यानी कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आज की जलवायु ये रहेगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज का मौसम ऐसा रहेगा। तो मौसम यानी अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग को हम मौसम कहते हैं, जबकि 30 से 40 वर्षों की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को हम जलवायु कहते हैं। तो इस तरह से कि लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधी दशाओं के साधारणीकरण को जलवायु कहते हैं। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का बोध करता है, तो वायुमंडल दीर्घकालीन औसत मौसम संबंधी दशा का। तो ये है कि दीर्घकाल में पृथ्वी और वायुमंडल के मध्य ऊर्जा तथा द्रव्यमान के आदान प्रदान की प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न दशाओं को जलवायु कहते हैं। और G.F. टेलर के अनुसार कि जलवायु मौसम का एकीकरण है, यानी कि 30-40 वर्षों का जो मौसम है उसका एकीकरण करके जलवायु का निर्धारण होता है। और मौसम क्या होता है कि जलवायु का विभेदीकरण है। तो दोनों में अंतर किसका है, समय का अंतर है। और इसी तरह जलवायु विज्ञान मौसम विज्ञान के परिणामों को स्थान तथा समय संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करता है। और ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को वायु विज्ञान कहते हैं। और जलवायु विज्ञान की भी 3 प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक जलवायु विज्ञान, प्रादेशिक जलवायु विज्ञान और व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। जो भौतिक जलवायु विज्ञान है उसके अंतर्गत हम पवन संचार, ऊष्मा, आर्द्रता के आदान प्रदान की कालिक और स्थानिक विशेषताएं, और सूर्य ताप,
तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वाष्पीकरण, वर्षण, इन सब का अध्ययन करते हैं। और जो प्रादेशिक जलवायु विज्ञान है उसके अंतर्गत हम विश्व जलवायु के प्रकार, उनके वितरण प्रारूप, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि प्रादेशिकी के अंतर्गत हम विश्व जलवायु का अध्ययन करते हैं। भौतिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम जो भी पवनें चल रही है, सूर्य ताप है, तापमान कैसा है, वायुदाब क्या है, आर्द्रता क्या है, वाष्पीकरण, वर्षण, कोहरा, दृश्यता, इन सब का अध्ययन उसमें करते हैं। फिर आता है व्यवहारिक। तो व्यवहारिक के अंतर्गत जलवायु संबंधी ज्ञान का खास प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग करके उसका अध्ययन किया जाता है कि कोई समस्या है तो उसका हम किस तरह से समाधान करेंगे। अगला आता है जीव भूगोल। जीवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा प्राणी जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। तो कुछ लोग जीवमंडल को जीवित वस्तुओं के मंडल के रूप में भी स्वीकार करते हैं। और जीवमंडल के इस आवरण का जो संगठक है वो सामान्य रूप से 30 किलोमीटर से कम। तो ये काफ़ी बार कंपटीशंस में पूछा जाता है कि जीवमंडल का जो आवरण है वो कितने किलोमीटर तक होता है। तो 30 किलोमीटर से आवरण को, जिसमें मोटी वायु, जल, मिट्टी तथा सेल की पतली परतों से होता है। और जीवमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जीव भूगोल कहते हैं। जीव भूगोल जैविक विज्ञान तथा भौगोलिक विज्ञान दोनों है और इसका अध्ययन क्षेत्र स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल का जैविक रूप से वासित क्षेत्र है जिसे जीवमंडल कहते हैं। मार्गरेट एंडरसन के अनुसार मानव एवं उनके समस्त चेतन एवं अचेतन पर्यावरण के मध्य जैविक संबंधों का अध्ययन ही जीव भूगोल का सार है। यानी कि मानव और जो पर्यावरण है उनके बीच जो संबंध है उनका ही अध्ययन जीव भूगोल का सार है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि जो भौतिक भूगोल है उसके जो विषय क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं और इसकी परिभाषा क्या है।